गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक नाइन्स डेली एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन सीरीज। आज है 9th ऑफ दिसंबर एंड डे है थर्सडे। सबसे पहली बात है कि कल अगर आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हैं तो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर एक पर्सन ने अपना एक वीडियो का लिंक शेयर किया था। उन्होंने उसमें इकोनॉमिक टाइम्स ही कवर किया हुआ था। कल रात को उन्होंने वीडियो अपलोड की थी और उसके अंदर उन्होंने एक फॉर्मेट बड़ा अच्छा चुना था कि एक न्यूज़ का, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूज़, इसका हेडलाइन यहाँ से ले लिया और उसके अलावा जो मेन पॉइंट्स बनते हैं पूरे आर्टिकल में से या यहाँ में से, पूरे जो इन्फोग्राफिक है इसमें से, तो उनको नोट डाउन कर लिया और उससे समझाया हुआ। तो काफ़ी मुझे इंस्पायरिंग लगा वो और मैंने उसको ही अडॉप्ट करते हुए आज यहाँ पे आपके लिए पूरा कंटेंट बना के रखा हुआ है। उसके अलावा मैंने उनसे पर्सनली बात की भी थी, वो अब शायद बिजनेस स्टैंडर्ड वगैरह कवर करेंगे, मुझे भी पक्का नहीं पता है। तो हम इस तरीके से हम कवर करने वाले हैं। मैंने क्या किया है कि मैंने जो मेन हेडलाइन थी वो नोट कर लिया और उसके अंदर जो 3-4 पॉइंट्स थे, 2-3 पॉइंट्स थे, वो हर न्यूज़ के कवर करते हुए मैंने यहाँ पे लिख लिया। अगर आपको ये कंटेंट चाहिए जो पूरे नोट्स की फॉर्म में हो गया लगभग, तो ये भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दिया है और आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। तो पेज फर्स्ट के ऊपर जो 2 आर्टिकल्स हैं मेन, अच्छा 2 आर्टिकल्स है मैं यहाँ पे लिखे हैं, तो सिर्फ 2 ही आर्टिकल्स हैं। मैंने लगभग पूरा ही कवर करने की कोशिश की है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पहला और ये सेकंड आर्टिकल है, तो मेन यही दोनों आर्टिकल्स हैं यहाँ पर। ये हमने स्किप करने की कोशिश की है और इसके अलावा ऐड है पूरा, तो उसको हम स्किप करेंगे और पहले ही दोनों आर्टिकल्स को हम कवर करते हैं। तो पहले आर्टिकल में है आरबीआई मेंटेन्स स्टेटस क्वो ऑन रेट्स स्टांस। बेसिकली स्टेटस क्वो का मीनिंग होता है एग्जिस्टिंग अफेयर्स। तो आरबीआई क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी मैंने आपको पहले बताया हुआ है, इसका मीनिंग होता है आरबीआई के पास जो भी पावर्स है जो वो कर सकता है, जैसे रेपो रेट डिसाइड करना, रिवर्स रेपो रेट डिसाइड करना, वो सब चीज़ें हैं वो अपना आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की मीटिंग में डिसाइड करता है। ये मीटिंग साल में 4 बार होती है और हर क्वार्टर के एंड वाले मंथ में होती है। तो ये क्वार्टर चल रहा है क्वार्टर थ्री के एंड में, यानी कि दिसंबर में अभी ये मीटिंग चल रही है आपके सामने। तो कल इसके बेसिकली रिपोर्ट्स आ गए हैं सारे के सारे, और कितना रेपो रेट है क्या है वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर स्टेटस क्वो का अब आपको मीनिंग समझ में आ रहा होगा कि पहले जो रेट्स चल रहे थे, रेपो रेट था, रिवर्स रेपो रेट था, वही अब कंटिन्यू इन्होंने कर दिया है। और पहले जो इनका स्टांस था, स्टांस मतलब कि पूरे पीरियड में, पूरे साल में किस तरीके से ये वर्क करने वाले हैं, किस बैंक को कितना लोन देंगे, किस इकोनॉमी में कितना लेंडिंग रेट को रखेंगे ताकि लोन कैसे जाएं, वो सब चीज़ें इन्होंने वैसे ही रखी हैं जैसे पहले थी। तो अकोमोडेटिव स्टांस है। अकोमोडेटिव स्टांस का मीनिंग होता है कि अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज़ करना, यानी आरबीआई ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करने की कोशिश करेगा। और गवर्नमेंट का बजट भी सिंस आरबीआई ही डिसाइड करता है, तो वो भी उसी तरीके से वर्क करेगी, यानी कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा करने वाली है। और एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी, इसके लिए एक स्कीम भी इन्होंने एक्सटेंड कर दी है, उसकी भी हम बात करने वाले हैं आगे, प्रधानमंत्री आवास योजना। खैर अभी के लिए यहीं पे। उसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट वगैरह पे इनका स्टांस है वो है डोविश। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। डोविश स्टांस है, इसका मीनिंग होता है आप लो इंटरेस्ट रेट रखते हैं ताकि आप लोन्स को ज़्यादा दे पाएँ, मनी फ्लो ज़्यादा रहे। सेकंड पॉइंट में है एमपीसी मीटिंग हुई थी 6 से 8 दिसंबर तक, तो ये वही था कि इसके बाद इसकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। ग्रोथ फोरकास्ट इसके अंदर प्रिडिक्ट करी हुई है 9.5% पर। बेसिकली पहले ही ये प्रिडिक्शन आ गया था और आरबीआई ने भी इसी को ही अपना कंटिन्यू रखा कि यही ठीक है। और ये ग्रोथ प्रिडिक्शन आपको पता ही होगा फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए है, यानी कि अभी जो साल चल रहा है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 ही चल रहा है, वो मार्च में जाके एंड होता है। तो ये हो गया। यहाँ पर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट भी कांस्टेंट रहे हैं, जिसने मैंने आपको ऊपर ही लिख के बता दिया। स्टेटस क्वो मतलब सब कुछ सेम रहा है। मतलब मुझे नहीं पता, मैं प्रोनाउंस शायद गलत कर रहा हूँ, बट इसका मीनिंग यही होता है। रेपो रेट का मीनिंग होता है कि आप जो कमर्शियल बैंक है उसको कितने पे लोन मिलेगा, और रिवर्स रेपो रेट का मीनिंग है कमर्शियल बैंक कितने पे लोन आरबीआई को देने वाला है। तो वो 4% और 3.35% है रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमने पूरा देख लिया। नाउ इसके अलावा इंडाइसिस मार्क बिगेस्ट 1 डे गेन इन 6 मंथ्स। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी बात है कि सेंसेक्स और निफ्टी कल दोनों ही 1.7% बढ़े हैं। और 1 डे गेन में अगर हम बात करें, एक दिन में कितना बढ़ता है, कितना चेंजेस आते हैं, वो पिछले 6 महीनों में सबसे ज़्यादा रहा है कल। तो ये यहाँ पर ये हो गया। इसके अलावा हमने देखा था कि परसों ही, यानी कि कल से कल मतलब परसों 1.3% के आसपास का गेन था, जो कि पिछले सितंबर से अभी तक सबसे हाईएस्ट गेन था। तो हमें कह सकते हैं कि जो रैली थी, जो बुल रन था, वो वापस से रिज्यूम हो चुका है। और यहाँ पर अमिड ओमिक्रॉन अनसर्टेनिटी का मीनिंग ये है कि अमिड का मीनिंग होता है इन बिटवीन, तो इन बिटवीन ओमिक्रॉन आपको पता ही है कि थर्ड वेरिएंट, जिससे थर्ड वेव आ सकती है, वो वेरिएंट
उसके बावजूद भी ये चीज़ें हो रही हैं, यानी कि नए नए गेम्स पे या नए नए हाइज पे सेंसेक्स और निफ्टी पहुंच रहे हैं। अगर आपको सेंसेक्स और निफ्टी नहीं पता है तो मैं आपको नीचे एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, उससे आप जाके देख सकते हैं। और रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट की भी के लिए भी एक छोटी सी वीडियो मैं आज बना दूंगा। नाउ पेज 4 पे आपकी एक आर्टिकल है, वर्ल्ड लुक्स टू इंडिया फॉर अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल टेक सॉल्यूशंस मोदी। तो कल मैं आपको एक और बैकग्राउंड वाली बात बताता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी और काफ़ी सारे उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन भी आती हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह भी आते हैं, और बहुत सारे और मिनिस्टर, अजीत डोभाल भी उसके अंदर आते हैं। तो मतलब वो मिनिस्टर नहीं है वैसे, बट अजीत डोभाल भी इसके अंदर आते हैं। तो वो सब काफ़ी सारी उनकी मीटिंग हुई और काफ़ी सारे उन्होंने ऐसे अनाउंसमेंट्स और ये सब चीज़ें की। तो उसमें से एक अनाउंसमेंट ये भी था कि वर्ल्ड जो है टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर के अंदर चीप और अफोर्डेबल और सस्टेनेबल यानी कि अच्छे सॉल्यूशंस के लिए इंडिया को ही देख रहा है। मतलब कि बहुत ज़्यादा आउटसोर्स करने वाला काम इंडिया को मिलता जा रहा है धीरे धीरे करके। और ये काफ़ी सारी फील्ड्स के अंदर था जिनको प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जो उसके बाद स्पीच हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद उसके अंदर बोला भी था। तो मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए। 5G है, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, VR मतलब पता है आपको वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड नेटवर्क, और IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो मतलब इनको तो हम डिटेल में नहीं समझेंगे अभी के लिए, बट ये सब चीज़ें ही इसके अंदर मेंशन थी। तो इसके अलावा हैंडसेट लॉन्चेस सेट टू डिक्लाइन 20%। वो ये कि हैंडसेट आपको पता ही है, जो वाईफाई ब्लूटूथ वाले जो हैंडसेट्स होते हैं वो सब उनके लॉन्चेस कम होने वाले नए मॉडल्स के। तो ये एक मतलब इतनी ज़्यादा वो बात नहीं है, न्यूज़ इजी न्यूज़ है। जैन टू मार्च का जो क्वार्टर होता है, Q4, उसका इन्होंने कंपैरिजन किया है। 2019 के अंदर इस क्वार्टर के अंदर 60 नए हैंडसेट्स लॉन्च हुए थे अलग अलग कंपनीज के मिला करके। तो उसके बाद 46 पर ड्रॉप हो गए, फिर 67 पर बढ़ के चले गए थे, फिर 45 पर वापस से आ गए। तो इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, बट फिर भी हमने कवर कर लिया। तो अपना आगे चलते हैं। पेज 5 के ऊपर कंपनीज पॉलिसी ऑफ प्रॉफिट का ये सेक्शन है। इसके ऊपर काफ़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ है, हम आगे भी देखने वाले हैं 2-3। तो पहली न्यूज़ है इसके अंदर फिच, GRA मतलब है ग्लोबल रेटिंग एजेंसी। रेटिंग एजेंसी का क्या काम होता है, जैसे कि आपको मान लेते हैं लोन देना है, आपके दो दोस्त आए हैं, दो दोस्त हैं A और B। तो आप किसको लोन देते हैं ये आपके जजमेंट पे डिपेंड करता है कि भाई ये A ज़्यादा अच्छा है, ये मुझे पैसे लौटा देगा वापस, इंटरेस्ट भी दे देगा, या फिर बी दे देगा। तो ये आपने उनको अपने हिसाब से रेट कर दिया कि उनका क्रेडिट रेटिंग कितना है, वो कितने क्रेडिट वर्दी हैं। और अगर आपने आपके किसी के पास आपके पास क्रेडिट कार्ड हो तो एक सिबिल स्कोर करके एक चीज़ होती है, वो इसी चीज़ को ग्लोबल लेवल पर कर देता है। सिबिल स्कोर मतलब कि हर आदमी का, मतलब जिसके पास भी क्रेडिट कार्ड है या नहीं भी है, बैंक अकाउंट है, तो उसका एक सिबिल स्कोर निकाला जाता है कि उसके बेस पे ही उसे क्रेडिट कार्ड, उसके बेस पे ही उसे लोन वगैरह मिलता है। तो उस तरीके से चलता है ना। यहाँ पर फिच क्या करता है, और बहुत सारी फिच जैसी कंपनीज क्या करती हैं, वो क्रेडिट कार्ड मतलब ऐसे क्रेडिट रेटिंग निकालती हैं किसी कंपनी का, किसी इकोनॉमी का, या फिर किसी एक इन्वेस्टमेंट का, जैसे गोल्ड का क्या क्रेडिट रेटिंग है, सॉरी। तो उस तरीके से, या फिर किसी डेट सिक्योरिटी है कोई, तो उस तरीके से ये लोन की रेटिंग निकालती है। तो यहाँ पर इन्होंने लोन की रेटिंग तो नहीं निकाली, इन्होंने ग्रोथ फोरकास्ट निकाली है इंडिया की। इन्होंने 8.4% पर इसको कट कर दिया है 8.7% से। इस साल जो भी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, जो मार्च में जाके एंड होगा, वो 8.7 पहले उन्होंने परसेंट प्रिडिक्ट किया था, जो 8.4% पर आ गए। तो यहाँ पर ये हुआ है। अब इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने उसको जो नेक्स्ट ईयर है हमारा, उसकी ग्रोथ फोरकास्ट को रेज कर दिया है 10.1% से 10.3%। तो ये तो इतनी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, बट इसके अलावा ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। तो इसके अलावा सेकेंड का आर्टिकल में है, एक्सपोर्ट्स राइज 44.2% ईयर ऑन ईयर, इम्पोर्ट्स 45.3%। तो ये दिसंबर 1 से लेकर दिसंबर 7, जो पहला आप वीक बोल सकते हैं दिसंबर का, उसकी रिपोर्ट्स हैं कि उसमें क्या क्या हुआ है। तो उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं 44.2% ईयर ऑन ईयर इस वीक में, और इम्पोर्ट्स बढ़े हैं 45.3%। तो काफ़ी बड़े बड़े अमाउंट है जिससे बढ़ा है ये चीज़ें। और एक्सपोर्ट्स में जो मेन चीज़ें यहाँ पे मेंशन है वो ये है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमने एक्सपोर्ट किए। अच्छा, मैंने कई बार बोला है पेट्रोलियम हम इंपोर्ट करते हैं या क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे लिखा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो क्या होते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जैसे अगर आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सुना हो या नहीं भी सुना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रूड ऑयल आपने सुना ही होगा। क्रूड ऑयल का क्या होता है, क्रूड ऑयल से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं,
जैसे अपने पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ये तो सुना ही होगा। इसके अलावा नाफ्था बॉल्स जो होती हैं वो भी इसी से बनती हैं। एशफेल्ट जो होता है, कोल होता है, ये सब मतलब कोल रॉ फॉर्म में जो होता है, जो उसमें यूज़ होता है आपके रोड बनाने में, तो वो सब चीज़ें क्रूड ऑयल से ही निकलती हैं। तो हमारे यहाँ पर क्रूड ऑयल नहीं है इंडिया के अंदर, वो हम इंपोर्ट करते हैं। वो इंपोर्ट होने में सबसे नंबर वन प्रोडक्ट है। उससे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो डिस्टिल होके बनते हैं चीज़ें, वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो इस तरीके से पूरा चलता है। तो एक्सपोर्ट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इसलिए सबसे ऊपर है। इसके अलावा जेम्स हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो, और ज्वेलरी, तो ये तीनों एक्सपोर्ट्स मिला करके मतलब ये मेन है प्रोडक्ट। इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो 44.2% बढ़ा है। और अगर हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर डेफिसिट निकलता है, यानी कि इम्पोर्ट्स ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट से, $5.64 बिलियन से, सिर्फ 7 डेज़ के लिए। तो काफ़ी बड़ी बात है ये वाली। तो अगर मैं एक बार दिखाऊं बीच में आपको न्यूज़पेपर, ताकि मतलब थोड़ा बिलीफ हो आपको कि मैं सही चीज़ें पढ़ रहा हूँ, तो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ बीच में कि हमने सारा कवर कर लिया। यहाँ पे आपको दिख रहा है आपको स्टेटस को वाला, और इंडाइसिस मार्क बिगेस्ट वन डे गेन, ये वाला भी दिखा दिया है। इसके अलावा एटी मार्केट्स यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने आपको ये दिखा दिया है, ये वाला जो पूरा था। इसके अलावा ये वाला, और ये हमने नहीं देखा ये बीच में। और इसके अलावा आगे चलते हैं। फिच कट्स ग्रोथ फोरकास्ट 8.4%, ये वाला दिखा दिया ये, एंड ये वाला हम करने वाले हैं अभी। तो ये हमने पूरा कवर कर लिया यहाँ तक, और कोई न्यूज़ ऐसा नहीं छोड़ी यहाँ पर। अब आगे चलते हैं थर्ड न्यूज़ के ऊपर, जो इकोनॉमी माइक्रो एंड मैक्रो वाले सेक्शन के अंदर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, जो मैंने आपको ऊपर ऊपर बोला था कि जो गवर्नमेंट है वो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहती है, और वो यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे कि क्या है इसके अंदर, की रूरल हाउसिंग स्कीम एक्सटेंडेड टिल मार्च 2024। तो वो ये कि यहाँ पर एक रूरल हाउसिंग स्कीम है। हाउसिंग स्कीम मतलब होता है एक ऐसी स्कीम जो हाउसिंग में हेल्प करे, यानी कि लोग अपने घरों को बनवा पाएँ उस स्कीम के द्वारा, चाहे लोन की फॉर्म में, चाहे अपने इंटरेस्ट रेट को काफ़ी कम कर देगी गवर्नमेंट, तो उस तरीके से। तो ये इस स्कीम का नाम आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाली। ये दो पहले पहले क्या था कि प्रधानमंत्री आवास योजना चलती थी सिर्फ, जिसके तहत एम्प्लॉयमेंट भी बहुत मिलता था जो लेबर फोर्स है उसको, और वैसे भी लोन वगैरह भी बहुत ज़्यादा मिलते थे। अब यहाँ पर इसको भी, और ताकि बड़े अमाउंट पे कर पाएँ, इसके लिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक है PMAY जी, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और इसके अलावा एक है PMAY-U, तो वो है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो ये हो गया। यहाँ पर ये मार्च 2021 में ही एंड होने वाली थी, अब इसको एक्सटेंड करके मार्च 2024 तक कर दिया इसको एक्सटेंड। तो लगभग 2.5 साल के आसपास से एक्सपेंड कर दिया। और उसके अलावा इसके अंदर जो हमने एक्सटेंशन किया है, इसके अंदर 217,257 करोड़ रुपीज़ का आउटफ्लो होने वाला है, जो मैंने आपको बताया था। और ओवर द पीरियड होने वाला है कि 2 साल के अंदर अंदर लगभग होने वाला है। और इसके अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर क्या होता है, 2:1 की रेशियो में सेंटर और स्टेट पैसा डिवाइड करते हैं। जैसे मैं अगर एक बार आपको वाइट वाले पेज पे लेके जाता हूँ तो आपको लिख के बताऊँगा। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे अगर आपको 100 रुपीज़ देने हैं, तो उसके मतलब 100 रुपीज़ का टोटल लोन देना है, तो उसके अंदर से 66 रुपीज़ आपके सेंटर दे रहा होगा, और उसके अंदर से 33 रुपीज़ स्टेट दे रहा होगा। तो जिस भी स्टेट के अंदर काम होने वाला है, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट इतने पैसे दे रही होगी अपने बजट के अंदर से, और 66% के आसपास सेंटर दे रहा होता है। तो इसी तरीके से इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके आर्टिकल के अंदर शायद दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको। यहाँ पर जैसे आपको दिखेगा कि यहाँ पर 217,257 करोड़ का आउटफ्लो है। उसके अंदर से 125 करोड़ सेंटर बेयर करने वाले हैं, 73 समथिंग करोड़ आपके 1000 करोड़ आपके स्टेट्स बेयर करने वाले हैं, जहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन होने वाला है। तो ये हमने पूरा देख लिया। इसके अलावा, और इसके अलावा यहाँ पर अभी के लिए जब ये स्कीम चल रही है, तो अभी तक इसके टारगेट था 29.5 मिलियन हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करवाने का, जो 50% के आसपास ही अचीव हो पाए, जिसके अंदर आपकी 16.5 मिलियन कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। तो यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हैं। नाउ पेज 7 के ऊपर चलते हैं। इकोनॉमी माइक्रो एंड मैक्रो का ही एक और पार्ट है। तो इसके अंदर देखते हैं, नवंबर ऑटो रजिस्ट्रेशंस डाउन 3%। तो इसके अंदर नवंबर मंथ की रिपोर्ट्स हैं। मैंने आपको बताया कि ऑटो सेक्टर के अंदर ये कंपल्शन है, या फिर आप कह सकते हैं एक ट्रेंड बना हुआ है कि हर महीने की रिपोर्टिंग अगले महीने के शुरुआती वीक्स में ही आ जाती है, फर्स्ट और सेकंड वीक में आ जाती है। बाकी हर सेक्टर की रिपोर्टिंग थर्ड वीक या फोर्थ वीक में जाके आती है। तो उस तरीके से आप देखेंगे कि अभी फर्स्ट वीक जैसे चल रहा है, तो उसके अंदर ऑटो सेक्टर की काफ़ी न्यूज़ है। कल हमने देखा था कि ईवी के अंदर कैसे बिजनेस चल रहा है, तो यहाँ पर भी वैसे ही न्यूज़ है ऑटो ऑटो सेक्टर की।
तो इसके अंदर क्या है कि ऑटो में आपको जैसे कोई भी अगर आप कार वगैरह परचेज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको पहले रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो वो रजिस्ट्रेशन जो अमाउंट नंबर्स हैं वो 3% से डाउन हो चुके हैं। इसका रीज़न उसी आर्टिकल के अंदर बताया हुआ है कि लो डिमांड फॉर टू व्हीलर्स की लेस डिमांड चल रही है, तो ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न है ग्लोबल सेमीकंडक्टर शॉर्टेज। तो मतलब ये तो मैंने कई बार बता दिया आपको कि सेमीकंडक्टर्स जो यूज़ होते हैं काफ़ी सारे व्हीकल्स के अंदर, ऑलमोस्ट हर व्हीकल के अंदर, उनकी शॉर्टेज बहुत ज़्यादा ग्लोबल लेवल पर चल रही है। तो वो उस एक रीज़न है जिसकी वजह से प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है। अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं, यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि कितना कितना डाउन है रजिस्ट्रेशन वगैरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीवी सेगमेंट के अंदर तो 20% से डाउन है। पीवी मतलब होता है बेसिकली कार्स का सेगमेंट, तो उसके अंदर 20% के आसपास से लगभग डाउन है। उसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर की ही एक और न्यूज़ है कि टाटा मोटर्स ने प्लान किया है इन्वेस्टमेंट करने का $1 बिलियन इन सीवी बिजनेस। सीवी मतलब होता है कमर्शियल व्हीकल, जैसे आपने ईवी सुना होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो वैसे ही सीवी कमर्शियल व्हीकल। तो कमर्शियल व्हीकल का बेसिकली मीनिंग होता है जैसे आपकी लॉजिस्टिक्स वाला जो पूरा होता है, यानी कि अगर ट्रक्स हो गए, ट्रॉलीज वाला जो पूरा काम हो गया। और टाटा मोटर्स मतलब आपने टाटा नेक्सॉन का नाम ज़रूर से सुना होगा, और आपने बाकी भी टाटा मोटर्स की कार्स का नाम सुना होगा, बट टाटा मोटर्स का जो मेन रेवेन्यू आता है वो ट्रक्स से ही आता है। और टाटा मोटर्स एक तरीके से ट्रक्स की ही कंपनी है, उनका वो मतलब ट्रक्स के अंदर ही सबसे बड़ी कंपनी भी है इंडिया के अंदर। तो ये हो गया। नाउ $1 बिलियन ये 4 से 5 साल के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं इस सीवी वाले सेगमेंट के अंदर, अपना जो इनका पहले से ही काफ़ी ज़्यादा रनिंग है। इसके अंदर अभी जो नई चीज़ करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिफिकेशन। तो जैसे कि ये मतलब इतना कोई अनएक्सपेक्टेड सा वो नहीं है, मूव नहीं है। इलेक्ट्रिक इनकी जो व्हीकल थे, जो आपकी टाटा नेक्सॉन कितनी पॉपुलर हुई है, तो एक तरीके से ईवी सेगमेंट के अंदर इंडिया का रूलर मतलब मार्केट लीडर कह सकते हैं इसको। तो आप ये ट्रक्स के अंदर भी इसी फैसिलिटी को लाना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक ट्रक्स को या इस चीज़ को लेके आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चीज़ को कि इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाली है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के अंदर। ना आगे चलेंगे पेज 9 के ऊपर, ये लास्ट पेज है इसका, और इसके अंदर काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। ये मैं आपको बता दूँ ईटीएम मार्केट्स वाला पेज है। इसके अंदर मार्केट्स की कोई न्यूज़ है नहीं आज। आरबीआई में क्या हुआ था कि कल एमपीसी की मीटिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग, और क्या होता है कि हर 4 साल में, हर महीने, हर 3 महीने में होती है, 4 बार होती है साल के अंदर, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। और बहुत सारे और भी प्लान्स, जैसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है जिसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी पूरा समझा देते हैं जो भी होने वाला है, और जो इन्फ्लेशन है, जीडीपी ग्रोथ है वगैरह वगैरह। उसके बाद बताते हैं कि और क्या क्या है, जैसे बैंक्स के लिए क्या क्या है, वो सब है। तो यहाँ पर और दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं जो दोनों ही आर्टिकल्स के अंदर हम कवर करेंगे। तो पहला जो आर्टिकल है वो डिजिटल पेमेंट्स वाले पूरे बिजनेस से रिलेटेड है। इसके अंदर इन्होंने क्या किया है कि आरबीआई चाहता है कि डिजिटल पेमेंट्स के लिए आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट ना देनी पड़े। ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब जैसे आपने पेमेंट किया, आपको किसी को ₹100 की पेमेंट करनी है, आपने उनका नंबर डाला, आपने ₹100 डाले, सब कुछ करा, उसके बाद आपके पास जो बिल बन के आएगा, जो अमाउंट स्टेटमेंट एक बन के आती है, उसके अंदर लेट सपोज ₹102 बन के आ रहे हैं, तो वो ₹2 ट्रांजैक्शन कॉस्ट है जो अपने पेटीएम अपने पास रखेगा, पेटीएम फ़ोनपे वगैरह जो भी, वो अपने पास रखेगा, और ₹100 आपको वो उस पर्सन को सेंड कर देगा। तो उस तरीके से ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट वर्क करती है। यहाँ पर अभी के लिए मैं अगर आपको यहाँ पे देख सकते हैं, वॉलेट्स एंड पीपीआई ट्रांजैक्शन में 2 to 2.5% करंटली चल रहा है ट्रांजैक्शन कॉस्ट का रेट। तो कल की स्टेटमेंट में आरबीआई के गवर्नर ने ये बोला है कि ये हेड कर रहे हैं टुवर्ड्स नील, मतलब कि थोड़ा थोड़ा कम होते होते ज़ीरो पे लाने की कोशिश करेंगे इसको आरबीआई। तो ये बहुत ही सीधी सी बात है कि फिनटेक प्लेटफॉर्म्स के लिए बहुत ही बुरी बात है, डेंजरस ऑलमोस्ट सिचुएशन है, जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है नेगेटिव फॉर वॉलेट बेस्ड फिनटेक्स, जैसे आपका पेटीएम वगैरह है। और पेटीएम तो उन्होंने अपने खुद के स्टेटमेंट के एग्जाम्पल में भी यूज़ किया है। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, नहीं तो मैंने बता दिया आपको ना। इसके अलावा आपको एक वर्ड दिखेगा इसके अंदर पीपीआई। तो पीपीआई का क्या मीनिंग होता है ये हम अभी समझने वाले हैं। तो इसका मीनिंग होता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ये जैसे एक बैंक अकाउंट की तरह आप समझ सकते हैं कि आपने, जैसे आप बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराते हैं, फिर आप एक चेक काट सकते हैं जहाँ पे भी आपको काम वो चाहिए पेमेंट करनी है। तो इसी तरीके से पीपीआई होते हैं। आप आरबीआई के साथ या किसी भी पीपीआई होल्डर के साथ आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके अंदर आप पहले से ही कुछ फंड्स को डाल देंगे, और वहीं पे आप अपने सोर्स को मेंशन कर सकते हैं कि कहाँ से आया है, वो ऑप्शन होता है, बट ज़रूरी करना पड़ता है कई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो वो उस तरीके से आप उस फंड को किसी भी पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं।
डेबिट कार्ड की तरह बेसिकली वर्क करता है। तो इसके अंदर 2 to 2.5% लगता है, इसके अंदर भी, वॉलेट्स के अंदर भी। तो वही नील की तरफ इसको हेड करवा रहे हैं आरबीआई। तो यहाँ पर वही है कि आरबीआई सब्सिडी बेसिस पे शुरुआत में करेगा, यानी कि शुरुआत में इस रेट को कम कर देंगे 1% फॉर एग्जांपल, और फिर जो 1% का गैप है बीच में वो आरबीआई देगा पेटीएम एट्सेट्रा ऐसे ऐप्स को। तो इस तरीके से होगा यहाँ पर, और बाद में उसको हटा दिया जाएगा सब्सिडी को, और 1% के आसपास रह जाएगा, और जो इवेंचुअली 0 पे आ जाएगा, ये कह रहे हैं। और इसके अलावा एमडीआर की अगर हम बात करेंगे, यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ये बेसिकली ये होता है कि वही जैसे जो डिस्काउंट आपसे वो चार्ज करेगा जो आपका बीच वाला ब्रोकर है या फिर जो भी एजेंट है जो आपकी मनी या ट्रांजेक्शन को सेटल करवा रहा है। तो यूपीआई के अंदर चार्ज नहीं कर सकते हैं इसके अंदर। डेबिट कार्ड के अंदर मैक्सिमम 0.9% पर ये कैप्ड है, अप्रोक्सीमेटली 1%। तो क्रेडिट कार्ड के अंदर कोई लिमिट नहीं है, कितना भी जो प्रोवाइडर है उसके बेसिस पे उसके ऊपर डिसीजन है उसका। तो इस तरीके से होता है। बाकी इसके अलावा अभी इन्होंने एक और आर्टिकल के अंदर बताई थी एक चीज़, यूपीआई का जो पेमेंट बेस्ड चीज़ें हैं वो फीचर फ़ोन्स के लिए भी लाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं 9th पेज, तो ये दिखेगा आपको, विल लॉन्च यूपीआई बेस्ड पेमेंट प्रोडक्ट्स फॉर फीचर फ़ोन यूज़र्स। फीचर फ़ोन यूज़र्स के लिए भी अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स लाने की कोशिश करेंगे। फीचर फ़ोन क्या होता है, जो छोटा वाला फ़ोन होता है जिसके अंदर कीपैड बाहर ही होता है, तो वो फीचर फ़ोन होते हैं। तो इस तरीके से होता है ना। इसके अलावा जो सेकेंड न्यूज़ है इसके आर्टिकल है इसके अंदर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है। बैंक्स के लिए ये एक गाइडलाइन की तरह है। बैंक्स अब क्या कर सकते हैं कि वो अपनी, जैसे कोई बैंक है, मान लेते हैं एचडीएफसी बैंक है, उसकी ओवरसीज़ कोई ब्रांच है एचडीएफसी बैंक से, या फिर कोई बाहर का छोटा सा बैंक है, मान लेते हैं कोई लंदन का बैंक है, उसको एचडीएफसी बैंक ने अक्वायर किया हुआ है, फुल्ली ओन्ड है, कुछ भी है, सब्सिडरी है कम से कम। तो वो वहाँ से पहले क्या कर सकता था, कैपिटल विड्रॉ नहीं कर सकता था अपने। मान लेते हैं कि उन्होंने 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट किए, कुछ विड्रॉ करना चाहते हैं, कुछ वहाँ पे एक्सेस फंड्स पड़े और यहाँ पे कुछ अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए पहले आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ता था। और अपनी खुद की सब्सिडरी जो है या अपनी खुद की ब्रांच जो है बाहर, मान लेते हैं अमेरिका में एचडीएफसी बैंक की कोई ब्रांच है, तो वहाँ से अगर पैसे विड्रॉ करवाने या फिर पैसे उधर भेजने हैं, तो वो भी पहले आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ता था। तो अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा, जो बैंक्स हैं उनको अब वो बिना प्रायर अप्रूवल के आरबीआई के ऐसा कर सकते हैं। वो अपने कैपिटल को इधर से उधर मूव करवा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कैपिटल उन्होंने लंदन वाले बैंक में भेज दी, बट उधर कोई लोन ही नहीं मांग रहा, तो वापस ले आएंगे क्योंकि इंडिया के अंदर लोन मांग रहे हैं लोग। तो उस तरीके से ही कर सकते हैं। बाकी प्रॉफिट अगर होता है उस बाहर वाली ब्रांच को, तो वो भी पहले नहीं ला सकते थे बिना आपके अप्रूवल के, तो वो भी अब ला सकते हैं उसको। तो इस तरीके से हुआ है यहाँ पर, और आरबीआई ने ये अलाउ कर दिया एक तरीके से। तो बाकी हमने पूरा कवर कर लिया है। और इसके अलावा लास्ट पॉइंट में जैसे आप देख सकते हैं कुछ वो खास नहीं लिखा है, नाउ नॉट नीडेड, अब ये नहीं चाहिए जो मैंने आपको बताया ऊपर, और अनाउंस्ड आफ्टर एमपीसी की मीटिंग के बाद ये अनाउंसमेंट हुई थी दोनों ही, तो ये वाली और ये वाली यहाँ पर। तो हमने ये पूरा यहाँ पर देख लिया। अगर आपको ये फॉर्मेट ठीक लग रहा हो तो आप नीचे कमेंट में करके बताएं। और साउंड का भी मैंने आज थोड़ा सा इशू ठीक करने की कोशिश की है। मैं सारे कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, कुछ का रिप्लाई नहीं हो पाता है, तो वो होता है। और साउंड का काफ़ी सारे कमेंट्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ चेंजेस करने की कोशिश की है। तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं अगेन बोल देता हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।